एक छोटा सा कन्फेशन करता हूँ। जब मैं छोटा था मुझे लगता था बैंक एक बिल्डिंग है जहाँ बेसमेंट में एक बहुत बड़ा लॉकर है जिसमें सबका पैसा डाला हुआ है और एक गार्ड है जो पूरी रात उस पैसे को घूर रहा है ताकि कोई चुरा ना ले। फिल्मों में यही दिखाया जाता है ना, बड़ा सा वॉल्ट, गोल वाला दरवाजा और हीरो डायनामाइट लेके घुस रहा है। भाई मैं यहाँ आपका बबल फोड़ने आया हूँ। आपका पैसा उस लॉकर में नहीं है। असल में जिस दिन आप पैसा डिपॉजिट करते हो उस दिन से वो पैसा किसी और की जेब में जाने की तैयारी कर रहा होता है। एक अजनबी जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं, वो आपके पैसों से अपना घर खरीद सकता है, बिजनेस शुरू कर सकता है या ईएमआई पे बाइक ले सकता है और बैंक बीच में बैठ के चुपचाप प्रॉफिट कमा रहा होता है। अब सोचिए, अगर एक छोटी सी ब्रांच इतना बड़ा गेम खेल रही है तो पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम जिसमें लाखों ब्रांचेस हैं, करोड़ों कस्टमर्स हैं और एक आरबीआई नाम का बॉस है जो सबको कंट्रोल करता है, वो कैसे चलता होगा? तो आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे पूरी जर्नी 1770 के एक फेल हो चुके बैंक से लेकर 2026 के यूपीआई वाले इंडिया तक, जहां एक सेकंड में 700 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, आरबीआई और आज का गेम, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इसके बिना हिस्ट्री समझ नहीं आएगी। आप 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है, मान लो 4% सालाना, जो आजकल एक टिपिकल सेविंग्स अकाउंट रेट है। अब बैंक ये 100 रुपए अपने पास नहीं रखता, वो ये पैसा किसी दूसरे इंसान को लोन के रूप में दे देता है। मान लो वो घर खरीदना चाहता है, उस बोरोवर से बैंक 8% इंटरेस्ट लेगा। तो जब बोरोवर बैंक को 108 रुपए वापस करता है, बैंक आपको 104 रुपए देता है और बैंक का प्रॉफिट बन जाता है 4 रुपए। यही है स्प्रेड। जो इंटरेस्ट आप देते हो और जो इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट पे देता है, उसका डिफरेंस। यही बैंकिंग का सबसे पुराना और सबसे सिंपल बिजनेस मॉडल है। लेकिन इसमें एक बड़ा रिस्क है। अगर आप अचानक अपना पैसा मांगने आ जाओ और बैंक ने वो पैसा पहले ही लोन में दे दिया हो, तो बैंक के पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई कहते हैं और जो हर बैंक का बॉस है, एक रूल बनाता है। हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का एक फिक्स्ड परसेंटेज अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रखना ही पड़ेगा। इसे कैश रिजर्व रेशियो CRR कहते हैं, जो अभी करीब 4% है। इसके अलावा एक और रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, जो अभी 18% के आसपास है। इसका मतलब है कि डिपॉजिट्स का एक हिस्सा बैंक्स को गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड या सिक्योरिटीज जैसी सेफ चीजों में इन्वेस्ट करना ही होगा। तो टोटल मिलाके आपके डिपॉजिट का लगभग 22% आरबीआई के रूल्स के हिसाब से लॉक हो जाता है सेफ्टी के लिए, और बचा हुआ 78% बैंक लोन देने के लिए इस्तेमाल करता है। ये पूरा सिस्टम तभी चलता है जब लोगों का बैंक पर भरोसा हो, और ये भरोसा एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे 250 साल से ज्यादा की कहानी है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बैंकिंग का कॉन्सेप्ट दुनिया में मॉडर्न फॉर्म में सबसे पहले कहां आया? 11वीं सदी के इटली में। उस वक्त इटली यूरोपियन ट्रेडिंग का सेंटर था और पीसा जैसे शहर में मर्चेंट्स को ट्रेड के लिए 7 अलग करेंसीज हैंडल करनी पड़ती थी। इसलिए मनी चेंजर्स बेंचों पर बैठ के करेंसी एक्सचेंज करते थे, और इटालियन शब्द बैंको से ही हमें मिला शब्द बैंक। अब भारत की बात करें, यहां बैंकिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। वेदों में भी उसूरी यानी ब्याज पर पैसा देना का जिक्र मिलता है, और कुसीदिन नाम का शब्द साहूकार के लिए इस्तेमाल होता था। सदियों तक भारत में हुंडी सिस्टम चलता था, एक तरह का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जिससे एक शहर से दूसरे शहर पैसा ट्रांसफर हो जाता था बिना फिजिकली कैश ले जाए। ये इंडिजिनियस बैंकर्स का सिस्टम था और ये आज भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल बैंकिंग भारत में शुरू होती है 1770 में, जब कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला। लेकिन यह बैंक ज्यादा चल नहीं पाया, 1832 तक बंद हो गया। उसके बाद 600 से ज्यादा छोटे छोटे बैंक्स खुले प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, और इनमें से ज्यादातर फेल हो गए।
फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट और कमजोर रेगुलेशन की वजह से। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स भी बने इस पीरियड में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाए। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। ये तीनों बैंक्स क्वासी सेंट्रल बैंक की तरह काम करते थे। मतलब आरबीआई आने से पहले ये ही करेंसी और क्रेडिट कंट्रोल करते थे अपने अपने रीजन में। 1921 में इन तीनों को मर्ज करके बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा बैंक था। और 1955 में इंडिपेंडेंस के बाद इसी इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करके नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, जो आज भी इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। इस पीरियड में एक और दिलचस्प फैक्ट, भारत का पहला पूरी तरह इंडियन ओन्ड और इंडियन मैनेज्ड कमर्शियल बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1911 में बना, और इसे इंडिया का पहला सच्चा स्वदेशी बैंक भी कहा जाता है। पंजाब नेशनल बैंक भी इसी लिस्ट में आता है। 1894 में लाहौर में इंडियन नेशनलिस्ट्स ने बनाया और आज भी एक लीडिंग इंडियन बैंक है। अब तक हमारे पास बैंक्स तो थे, लेकिन एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो सबको कंट्रोल करे। यह गैप फिल हुई 1935 में, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई शुरू में एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक था। गवर्नमेंट का इसमें कोई शेयर नहीं था। आरबीआई को बनाने की सिफारिश 1926 में हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहते हैं, ने दी थी। उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि भारत को एक प्रॉपर सेंट्रल बैंक चाहिए। आरबीआई ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को, और उसका लीगल फ्रेमवर्क आरबीआई एक्ट 1 साल पहले ही 1934 में पास हो गया था। आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर था कलकत्ता, क्योंकि ब्रिटिश ट्रेड ज्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वहीं से होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, यह रियलाइज हुआ कि एक कॉर्नर में लोकेटेड हेडक्वार्टर से पूरे इंडिया को कंट्रोल करना प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर बॉम्बे, आज का मुंबई, शिफ्ट कर दिया गया, जहां आज भी है। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 से 1937, और पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, जो बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। मतलब जो प्राइवेट ओनरशिप थी वो गवर्नमेंट ने खरीद ली। इसी के साथ आरबीआई बन गया सच में इंडिया का सेंट्रल बैंक, जिसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी सेट करना, करेंसी प्रिंट करना। हाँ, आरबीआई नोट्स प्रिंट करता है, लेकिन कॉइन्स मिंट नहीं करता, वो अलग डिपार्टमेंट का काम है। बैंक्स को रेगुलेट करना और पूरी इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो कंट्रोल करना। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद एक बड़ी प्रॉब्लम थी। भारत का ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में था, और ये बैंक्स मोस्टली अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज को सर्व करते थे। गांव में रहने वाले लोग आज भी साहूकारों पर डिपेंड करते थे, जो उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अगर बैंकिंग सेक्टर को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज और रूरल इंडिया तक पैसा पहुंचाना है, तो कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। तो 1969 में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। मतलब गवर्नमेंट ने उनके मेजर शेयर्स खरीद लिए और उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक्स बना दिया। ये वो बैंक्स थे जिनके डिपॉजिट्स 50 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? बैंकिंग अचानक सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही, ब्रांचेस गांव-गांव में खुलने लगी। एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स मिलने लगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का पहला बड़ा पुश यही था। 1980 में एक और राउंड हुआ। 6 और बैंक्स नेशनलाइज किए गए। टोटल गिनती पहुंच गई 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स तक। इसका मकसद था कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी पर कंट्रोल रखना और क्रेडिट को सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि सोशल गुड के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन हर चीज का एक डाउनसाइड भी होता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ा, बैंक्स में एफिशिएंसी कम होती गई। कंपटीशन नहीं था तो कस्टमर सर्विस, इनोवेशन और प्रॉफिटेबिलिटी सब पीछे रह गए।
बैड लोन्स, जिन्हें हम आज एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, बढ़ने लगे। भारत को रियलाइज हुआ कि 100% गवर्नमेंट कंट्रोल भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। 1991 में भारत एक सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में फंस गया। फॉरेन रिजर्व्स इतने कम रह गए थे कि सरकार को अपना गोल्ड तक प्लेज करना पड़ा। इसी क्राइसिस ने भारत को फोर्स किया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ, और बैंकिंग सेक्टर इससे अलग नहीं था। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसकी लीडरशिप की श्री एम नरसिम्हम ने, इसीलिए इसे नरसिम्हम कमेटी कहते हैं। कमेटी ने 1991 में अपनी रिपोर्ट दी और सुझाव दिया कि पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फॉरेन बैंक्स इंडियन बैंक्स के साथ जॉइंट वेंचर्स कर सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट, नए प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिया जाए। 1993 में आरबीआई ने 10 नए प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिया। यहीं से आए वो नाम जो आज हर इंडियन जानता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पहले यूटीआई बैंक, इंडसइंड बैंक। ये भारत के बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की असली वापसी थी, 1940 के बाद पहली बार। इसके बाद रिफॉर्म्स का सिलसिला चलता रहा। इंटरेस्ट रेट्स डीरेगुलेट हुए, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स आए और बैंकिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट होना शुरू हुआ। 2000 के दशक में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस आए, फिर नेट बैंकिंग, फिर क्रेडिट कार्ड्स का बूम। 2014 में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई लॉन्च हुई, जिसमें करोड़ों जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स खोले गए आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि हर इंडियन, चाहे वो कितना भी गरीब हो, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन सके। इसी साल आरबीआई ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, पेमेंट्स बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अब हम आ गए प्रेजेंट में। तो आज इंडियन बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? सबसे टॉप पे है आरबीआई, पूरे सिस्टम का रेगुलेटर और बॉस। उसके नीचे आता है बैंकिंग सिस्टम, जो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बट जाता है, शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स वो होते हैं जो आरबीआई एक्ट के 2nd शेड्यूल में लिस्टेड हैं, मतलब बड़े, एस्टैब्लिश्ड और रेगुलेटेड बैंक्स। नॉन शेड्यूल बैंक्स छोटे और कम रेगुलेटेड होते हैं। शेड्यूल बैंक्स आगे 2 पार्ट्स में बंटते हैं, कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो हैं जो प्योरली बिजनेस के लिए बने हैं, सस्ता पैसा लेना और महंगा लोन देना, प्रॉफिट कमाना। ये आगे 4 कैटेगरीज में बंटते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिनमें गवर्नमेंट की मेजॉरिटी स्टेक है, इसमें एसबीआई और नेशनलाइज्ड बैंक्स आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिनमें गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक। फॉरेन बैंक्स, जिनका हेडक्वार्टर किसी दूसरे देश में है लेकिन इंडिया में ऑपरेट करते हैं, जैसे सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। फन फैक्ट, इंडिया का पहला फॉरेन बैंक था एचएसबीसी, और पहला एटीएम भी एचएसबीसी ने ही इंट्रोड्यूस किया था 1987 में मुंबई में। रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, ये गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं लेकिन स्पेसिफिकली किसी रीजन के रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक स्पॉन्सर बैंक, तीनों मिलके इन्हें ऑपरेट करते हैं। दूसरी तरफ है कोऑपरेटिव बैंक्स, जो बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी होती हैं। मेंबर्स ही इस बैंक के ओनर्स होते हैं, मेंबर्स ही डिपॉजिट करते हैं और मेंबर्स ही लोन लेते हैं। प्रॉफिट भी मेंबर्स में ही बांटा जाता है। इसके अलावा है डेवलपमेंट बैंक्स, जैसे नाबार्ड, जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। यह पूरा स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह काम करता है। आरबीआई टॉप पे कंट्रोल और मॉनेटरी पॉलिसी सेट करता है, और नीचे हर टाइप का बैंक अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, चाहे वो अर्बन मिडिल क्लास का सैलरी अकाउंट हो या एक किसान का क्रॉप लोन। एक क्विक लेकिन जरूरी टेंजेंट, 2008 में दुनिया भर के बैंक्स एक बहुत बड़े क्राइसिस में फंस गए थे। बहुत सारे मेजर बैंक्स ने अपना ट्रेडिशनल सेफ बिजनेस मॉडल छोड़ दिया था और शॉर्ट टर्म हाई रिस्क फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल गैम्बलिंग जैसा।
लेमन ब्रदर्स जैसा जायंट बैंक ऑलमोस्ट किसी को भी होम लोन दे रहा था बिना प्रॉपर चेकिंग के। जब लोग लोन्स रीपे नहीं कर पाए, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। मिलियंस ने अपनी जॉब्स खोई और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इवेपोरेट हो गए। भारत इससे लार्जली बचा रहा क्योंकि इंडियन बैंक्स का रेगुलेशन कंजर्वेटिव था। CRR, SLR और RBI की स्ट्रिक्ट ओवरसाइट ने यहां वो फाइनेंशियल गैम्बलिंग होने नहीं दी। ये एक बड़ा रीजन है कि आज भी जब लोग पूछते हैं इंडियन बैंक्स इतने स्टेबल क्यों हैं, जवाब है स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन और RBI का केयरफुल कंट्रोल। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसने पूरा गेम ही बदल दिया, UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो NPCI ने 2016 में लॉन्च किया था। सोचो, 2016 में सिर्फ 21 बैंक्स UPI से जुड़े थे और पहले महीने में सिर्फ 373 ट्रांजैक्शंस हुई थी। और आज मई 2026 में UPI ने एक रिकॉर्ड बनाया, 23.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस, जिनकी टोटल वैल्यू थी 29.90 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक महीने में। आज करीब 700 से ज्यादा बैंक्स UPI नेटवर्क में हैं और भारत हर दिन 66 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है। IMF ने भी ऑफिशियली UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम डिक्लेयर किया है। भारत अकेला ग्लोबली सारे रियल टाइम पेमेंट्स का लगभग 49% शेयर रखता है, जो ब्राजील के पिक्स से 3 गुना ज्यादा है। एक चाय वाला भी आज QR कोड दिखा के पेमेंट ले रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो भारत ने देखा है। तो देखा आपने, एक 1770 के फेल हो चुके बैंक से शुरू होकर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बैंक्स, फिर इंपीरियल बैंक, फिर SBI, फिर RBI का नेशनलाइजेशन, फिर 1969 और 1980 के नेशनलाइजेशन वेव्स, फिर 1991 की लिबरलाइजेशन जिसने HDFC, ICICI जैसे जायंट्स दिए, और अब UPI जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि डिजिटल पेमेंट्स कैसे होनी चाहिए। इंडियन बैंकिंग सिस्टम की ये जर्नी किसी भी बॉलीवुड स्टोरी से कम नहीं है। और अगली बार जब आप अपना फोन निकाल के 1 सेकंड में 10 रुपए का पेमेंट करोगे, एक पल के लिए सोच लेना, इस एक टैप के पीछे 250 साल की हिस्ट्री, एक नेशनलाइजेशन, एक लिबरलाइजेशन और एक RBI का साइलेंट कंट्रोल चल रहा है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, अपने उन दोस्तों को भेजो जो अभी भी सोचते हैं बैंक का पैसा लॉकर में होता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में, जो एग्जाम में भी आता है और रियल लाइफ में भी काम आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना पैसा बैंक में रखो, टेंशन मत लो, सिस्टम समझ चुके हो अब।